Hello guys, a very warm welcome to you all as behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर, myself अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का नेक्स्ट पार्ट। मैंने फर्स्ट सेकंड बहुत सारे पार्ट्स पहले पोस्ट कर दिए हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है ऑफर और प्रपोजल से, यानी हिंदी का टॉपिक है प्रस्ताव से। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे हर वीडियो में हर एक टॉपिक आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी हो या इंग्लिश। यानी आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आपको 12th हो या फिर बिजनेस लॉ में, यानी कोई भी एग्जाम BA LLB हो, आप पूरे इंडिया में कोई भी एंट्रेंस देने वाले हैं जिसमें लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट टाइम पास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है आपको सेक्शन 2A। इस वीडियो को पढ़ने से पहले जो मैंने पहले पार्ट्स आपको बनाए हुए सारे पार्ट्स वो पहले पढ़ लें, ताकि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2A बेसिकली आपको पढ़ना है इस पूरे वीडियो में। नेम क्या है आपके टॉपिक का, ऑफर और प्रपोजल, यानी प्रस्ताव क्या होती है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। इस पूरे डेफिनेशन में आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। यानी फर्स्ट कीवर्ड क्या आपका निकल गया था, विलिंगनेस। सेकंड आता है कि टू डू और टू नॉट टू डू। यानी ध्यान दो, क्या मैंने बोला कि अगर कोई बंदा अपने मन की विलिंगनेस यानी मन की इच्छा किसी और के सामने प्रकट करता है, अब ध्यान दो, या तो प्रकट करेगा किसी काम को करने के लिए या किसी काम को न करने के लिए। यानी लॉ के बुक में क्या बोलते हैं, टू डू एनीथिंग और एब्सटेन टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग और एब्सटेन टू डू एनीथिंग। यानी कोई भी अपनी मन की इच्छा किसी और के सामने यह सोच के प्रकट करता है कि वो बंदा या तो वह काम करे या वो काम ना करे, तो यही मन की इच्छा प्रकट करना ही क्या है, आपका प्रपोजल है, यानी ऑफर है। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी ICA में सेक्शन 2A यानी धारा 2A में क्या लिखा है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा में 2A में। तो दिख रहा है आपको कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A प्रपोजल इज डिफाइंड एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है बेटा इच्छा, मन की इच्छा। टू डू और एब्सटेन टू डू, यहाँ पे एब्सटेन मतलब होता है मना करना, या तो कुछ काम को करने के लिए बोलेगा या वो काम न करने के लिए बोलेगा। यानी एक पर्सन सपोज दैट कि A जो है बहुत अच्छा डांस करता है, तो आप क्या बोलोगे कि A अगर तुम ये डांस स्टेप करते हो तो आई विल गिव यू 500 मनी, या मैं आपको 500 रुपये देने वाला हूँ। और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड जो बहुत बुरा नाचता है, आप क्या बोलोगे, नाचो मत, मैं तुमको पैसा दूंगा। तो यानी आप या तो बोलोगे या यह कार्य करो या यह कार्य न करो। आप कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से कर सकते हो। आप पे जमीन खरीदो या आप पे जमीन न खरीदो, है कि नहीं है। तो दोनों ही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स आगे मिलेंगे आपको। इस एग्जांपल जमीन की एग्जांपल मिलेगी, प्रॉपर्टी की एग्जांपल आपको पढ़ना होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट में आपको मिलेगी एग्जांपल्स, ठीक है। यानी कहाँ पे हम लोग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट टू अनदर पार्टी ऑफ सच एक्ट, और एब्सटिनेंस मतलब होता है कि वो कार्य जो आप नहीं कर रहे हो। और क्या है कि ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। सिंपल सी बात है, हिंदी पढ़ते हैं कि धारा 2A के अनुसार, धारा 2A किसके अनुसार, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा 2A के अनुसार क्या दिया है आपको यहाँ पे, प्रस्ताव को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने के प्रवृत्त यानी मना कर रहा है, ठीक है, रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रतिविधि के प्रति उस अन्य की अनुमति अभी प्रदान करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। थोड़ा सा हिंदी टिपिकल है, इसलिए हमेशा आपको इजी लैंग्वेज में समझाई जाती है। सिंपल से बात है, निचोड़ यही है कि कोई काम करो या कोई काम ना करो, आप इसी चीज के लिए अपने मन की इच्छा किसी और के सामने प्रकट करते हो, ये क्या आपका प्रपोजल है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, ये प्रपोजल क्या आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। अब मेन टॉपिक क्या आपका आ रहा है कि इसेंस ऑफ या और एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। यानी एग्जाम में आपके क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल, तो ये लिख के आएंगे। एग्जाम में पूछ दिया राइट ऑन द इसेंस ऑफ प्रपोजल, तो ये लिख के लाएंगे। और अगर पूछ दिया फीचर्स ऑफ, तो ये लिख के लाएंगे। एलिमेंट्स पूछ दिया तो यही लिख कर लाएंगे। ये सारे टॉपिक का आंसर यही है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी क्या है, किसी प्रस्ताव की विशेषताएं या अनिवार्यताएं या तत्व को बताना है। यानी आपको एक ऑफर या प्रपोजल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट क्या है, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। यानी सिंपल सी बात है, 2 पार्टी होना आवश्यक है। आप अकेले खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं, मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं आपको क्या करने के लिए, कोई भी ऑफर या प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। 2 पक्ष होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है आपका, फॉर डूइंग अ वर्क और फॉर नॉट डूइंग अ वर्क। मैंने पहले पढ़ाया भैया या तो कार्य करने के लिए होगा काम, या तो कार्य न करने के लिए आप प्रपोजल या ऑफर लेकर आओगे, ठीक है। यानी किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए। थर्ड क्या आपका है कि विद द व्यू ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी ध्यान दो, स्वीकृति की दृष्टि से, ये आपको ध्यान देना है। ये आगे बहुत डीपली इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि स्वीकृति की दृष्टि से, यानी
आप यह सोच के उस बंदे के सामने वो प्रस्ताव रखोगे कि वो प्रस्ताव स्वीकार कर सके, यह आपके मन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी बंदे से बोलते हैं कि तुम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाओ, मैं तुमको 500 रुपीज दूंगा। आपने ऑफर तो दे दिया, बट आप इस प्रकार से ऑफर दे रहे हो कि वो बंदा स्वीकार ना करे। आपके मन में स्वीकृति के लिए ऑफर आप नहीं दे रहे हो, ऑफर तो दे रहे हो लेकिन आप इस प्रकार का ऑफर दे रहे हो जो करना आना जो कि इम्पॉसिबल है। तो आपको यह सोच के ऑफर देना है कि सामने वाला बंदा आपका ऑफर स्वीकार कर सके। इस टॉपिक को आगे डीपली हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब ध्यान दो, ये टॉपिक्स बेसिकली हैं, अगर आप आगे लॉयर बनने वाले हो तो ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे अपने प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए मेन टॉपिक क्या है कि एक वैध प्रस्ताव की आवश्यक अवस्थाएं, यानी क्या है कि सेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। ये 10 टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने की, यानी किसी भी प्रपोजल को वैलिड कब बोलोगे, जब ये 10 चीजें होंगी। तो चीजें क्या है, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट क्या है, क्लियर। सेकेंड क्या है, कंप्लीट। फर्स्ट टॉपिक ये है क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट एंड फाइनल, यानी हिंदी क्या है, स्पष्ट, पूर्ण, निश्चित और अंतिम। ध्यान दो, ये फर्स्ट टॉपिक यानी आपका कोई भी जो प्रपोजल दे रहे हो आप, वो पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरी बात डेफिनेट होनी चाहिए। और चौथी बात क्या है, आपका फाइनल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो ना हो जो कि आप तो समझ रहे हो बट सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पा रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं है कि आप कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप की प्रपोजल या क्या बोलते हैं ऑफर होंगे आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम इस ऑफर को वैलिड ऑफर हम नहीं मानते हैं। एक केस दिया नीचे आपका कि नेम हमेशा केस का याद कर लेंगे, ग्यूथिन वर्सेस लियोन। हिंदी वही है, ग्यूथिन वर्सेस लियोन। ये केस आपको हुआ था 1931 में। इस केस के बारे में आपकी बुक्स में दिया हुआ नहीं होगा, बस केस दिया होगा, तो केस के बारे में पढ़ लेते। क्या है ग्यूथिन वर्सेस लियोन, बेसिकली है क्या, ये केस था जहां पे कि ध्यान दो कि एक, मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, ए एंड बी, ठीक है। इस केस का बेसिकली शॉर्ट समरी पढ़ाते हैं। ए एंड बी 2 बंदे हैं, जो बी है वो हॉर्स सेलर है यानी घोड़ा बेचता है, एंड एक बंदा है, वो क्या बोलता है कि अगर मैं आपके हॉर्स को ले रहा हूं, बट मैं आपके हॉर्स, अगर ये हॉर्स आपका मेरे लकी साबित होता है मेरे लिए, यानी अगर ये हॉर्स जीत जाता है किसी भी तरीके से लकी साबित होता है, तो मैं आपको इस हॉर्स का जो पेमेंट है उससे कुछ ज्यादा पेमेंट दूंगा, $5 या $5 जो भी आपका करेंसी है वो ज्यादा दूंगा। ध्यान दो, यहाँ पे ये ऑफर क्योंकि कंप्लीट या क्लियर नहीं है, साफ साफ नहीं है। आपने बोला कि अगर लकी होगा तो लकी आपके अनुसार हो सकता है, अब लकी हो या लकी नहीं हो आप निर्धारित करेंगे। तो इस प्रपोजल को, इस ऑफर को लॉ में क्या बोलते हैं कि अमान्य है, वैलिड नहीं है, बिकॉज सब कुछ क्लियर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बोला कि ए अगर ये जीत जाता है तो मैं उसको इनाम दूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, अगर जीतेगा तो दोगे, और क्या दोगे इनाम ये पता आपको नहीं है। यानी हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होते समय। अब बाद में ए कंप्लेन बी कंप्लेन नहीं कर सकता है कि आपने बोला था कुछ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर नहीं है कि क्या देना है, कब देना और कैसे देना है। यानी ऑफर तब मानी जाएगी जब हर एक चीज क्या हो, क्लियर हो। आपका घोड़ा लकी साबित होगा तो यहाँ पे ये क्लियर चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपके हैं, सेकंड ऑफ दैट इज की क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कानूनी दायित्व बनना चाहिए। केस दिया है कि बाल्फोर वर्सेस बाल्फर। ये बच्चे कुछ होते हैं कि मैम दोनों नाम तो सेम ही है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर ने बाल्फर को कंप्लेन किया, तो भैया बाल्फर जो है वो हस्बैंड का नेम है, एंड जो बाल्फर है वो मिसेस बाल्फर, जैसे बोलते हैं शर्मा एंड मिसेस शर्मा, सेम ये फॉरेन का केस है। बाल्फर हस्बैंड है एंड जो सेकंड बाल्फर है वो उनकी वाइफ के लिए बोला जा रहा है, मिस्टर बाल्फर एंड मिसेस बाल्फर। ये केस क्या था, बेसिकली ध्यान देना है। इस टॉपिक को क्या नाम है अभी, लीगल ऑब्लिगेशन, यानी हिंदी क्या है इसका, कानूनी दायित्व होने चाहिए। यानी फैमिली ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, कानूनी दायित्व होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि फादर ने बोला अपने बेटे को कि मैं तुमको हर महीने 500 पॉकेट मनी दूंगा। अब पापा अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता नहीं है, तो क्या बच्चा जाके कंप्लेन कर सकता है, केस में नहीं, बिकॉज यहाँ पे कानूनी दायित्व दोनों के बीच में नहीं है, वो पारिवारिक संबंध है। इसी केस में एग्जांपल है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इस केस में क्या हुआ था बेसिकली कि जो एक हस्बैंड वाइफ थे, कहीं बाहर घूमने गए थे, कुछ काम करने गए थे, एंड जब काम करने जाते हैं तो इस केस में उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके हस्बैंड को अपना काम देखना था, तो वो वापस आ जाता है। उसका हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे मैं तुमको हर मंथ एक लिमिटेड अमाउंट मैं तुमको पे करूंगा, ठीक है, ध्यान देना, प्रॉमिस करता है। कुछ टाइम बाद जो हस्बैंड है वो बोलता है कि अब मैं तुमको ये पेमेंट देने वाला नहीं हूं, आई वांट डिवोर्स। क्या बोलता है कि मुझे अब डिवोर्स चाहिए। जैसे ही उसकी वाइफ तबीयत खराब होती है, भैया वो किसी और कंट्री में है, उसका हस्बैंड किसी और कंट्री में, तो ठीक होने के बाद वाइफ कंप्लेन करती है कि उसने मुझे बोला था मंथली पीरियडिकली ये पेमेंट करने के लिए, बट वो अभी जाके क्या डिनाई कर रहे हैं, अभी वो बात से पीछे हट रहे हैं। तो कोर्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, कानूनी दायित्व नहीं थी, आप लोगों की पारिवारिक दायित्व थी, तो इसके लिए कोर्ट आपको इन्फोर्स नहीं करा सकता है। कोर्ट आपके लिए ये कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी जो संविदा है
है लागू करवाने के लिए कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे कानूनी दायित्व नहीं है, पारिवारिक संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। अब ध्यान दो कि एक प्रस्ताव विशिष्ट या समान होना चाहिए, तो ध्यान दो जनरल और स्पेसिफिक दो वर्ड्स है। जनरल मतलब क्या होता है कि पहले पढ़ते हैं स्पेसिफिक, विशिष्ट क्या होता है। ए ने बी से बोला तो ये विशिष्ट है, ए ने क्या बोला बी से तो विशिष्ट हो जाएगा, और ए ने अपने दोस्तों से बोला ये जनरल है। ये क्या है, जनरल है। आपने माइक में चिल्ला के बोला कि कोई गाना गाना चाहता है, ये क्या है, आपने ऑफर तो दिया, कोई गाना गाना चाहता है, तो ये किस टाइप का ऑफर है, तो ये है आपका जनरल ऑफर। ठीक है, सामान्य ऑफर। लेकिन अगर आप बी से बोलोगे कि आप बी आके गाना गा सकते हो, किसी एक बंदे से आपने बोला, ये हो जाएगा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऑफर। तो यानी क्या बोलेगा भैया, ऑफर या तो एक के खिलाफ हो सकता है, एक के लिए हो सकता है, या फिर लोगों के समूह के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल केस का ध्यान से दीजिए, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको आगे पढ़ना होगा। नेम है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस केस है, आपने बार पढ़ा होगा। अगर लॉ के फील्ड से हैं तो ये केस आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ में केस का फैक्ट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज केस के फैक्ट नहीं जानने आपको, केस का फैक्ट नोट्स में नहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये केस क्या है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल एक बंदे का नाम है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ये कंपनी का नाम है, आपको पता होगा, नेम से पता चल रहा होगा। ठीक है, ये केस क्या था कि एक जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है वो एक स्मोक बॉल नाम का कोई माल बनाता था, प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, वो क्या बोला, उसने एक पेपर में एडवर्टीजमेंट दी एंड बोला कि जो मेरा ये माल यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी कभी नहीं होगी। क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नाम का बीमारी कभी नहीं होगा। और उसमें कौन सी लिखा था कि अगर ये दवा यूज करने के बाद किसी बंदे को दोबारा से इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है तो हम उसको इतना अमाउंट देंगे। अमाउंट 100-500 जो भी था, वो क्या बोला कि अगर दोबारा आपको बीमारी होती है ये दवा खाने के बाद तो हम आपको इतना पैसा देंगे। अब ध्यान दो, एक बंदा कार्लिल वो आता है, सब कुछ जैसे लिखा हुआ था उसके पूरे फॉर्मेट में, उसने उसी प्रकार से दवा को यूज किया, बट उस दवा को यूज करने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो जाती है। अब वो केस करता है कि आपने बोला था मुझे पैसे देने के लिए, तो जो कंपनी हो क्या बोलती है कि मैंने सिर्फ आपको नहीं बोला था, मैंने सिर्फ आपको नहीं बोला था, कार्लिल ये सोचकर मैंने नहीं बोला था कि कार्लिल को की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो कोर्ट क्या बोलता है भैया कि आपने ऑफर दिया, अब वो ऑफर या तो सामान्य हो या फिर क्या विशिष्ट हो, यानी एक के लिए भी हो सकती है या पूरे वर्ल्ड के लिए भी हो सकती है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी को उस बंदे को पैसे देना पड़ा था, बिकॉज ऑफर एक के खिलाफ भी हो सकती है और 20 के खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान दो, आपने बोला कि एग्जाम्पल चलते ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते ध्यान दो, क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ एन ऑफर। यानी क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ एन ऑफर। ध्यान दो, एक प्रस्ताव की विशिष्ट शर्त संचार, यानी ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला, एक चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले हर एक चीज कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, करने के बाद होगी तो कॉन्ट्रैक्ट मानना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, दो कपल्स थे, वो जाते हैं होटल में एंट्री करने के बाद पेमेंट दे देते हैं। वो ध्यान देना, पेमेंट उन्होंने काउंटर पे कर दिया, रूम बुक हो गई है। रूम बुक करने के बाद वो जब ऊपर जाते हैं तो उनके रूम के गेट पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके सामान चोरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी या होटल की नहीं है। ध्यान देना, कपल्स जाते हैं 3-4 दिन जो भी कुछ होता है, सामान उनकी चोरी हो जाती है, तो फिर कपल्स कंप्लेन करते हैं, तो क्या बोलता है होटल वाला जो बंदा है कि हमने रूम के गेट पे पहले चिपकाया हुआ था कि अगर आपके सामान चोरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान दो, कोर्ट में केस जाती है, कोर्ट क्या बोलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से या पहले, यानी काउंटर पे पैसा लेने से पहले ये बात दोनों कपल्स को बताया हुआ नहीं था, तो आपको जो सामान चोरी हुई है उसको पैसा देना पड़ेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले सारी बातें की नॉलेज होनी चाहिए। आप ट्रेन में जाते हैं, लिखता है ना कि आपके सामान की जिम्मेदारी खुद है, तो क्या सामान चोरी हो जाएगा तो कंप्लेन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, बिकॉज टिकट पे लिखा रहता है, आप टिकट खरीदते हो तो टिकट पे पीछे लिखा रहता है कि अगर आपके सामान चोरी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी खुद आपकी है, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। यानी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद होगा तो आप दोबारा केस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये बहुत ही फेमस केस है, 1913 का केस है, इंडिया का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, आपको याद होना चाहिए। लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इसमें क्या होता है कि एक जो लालमैन शुक्ला है उसके नेफ्यू, उसकी भतीजी भूल जाती है, जो गुम हो जाती है, तो वो क्या बोलता है कि जो मेरी भतीजी को खोज के लाएगा उसको मैं 500 रुपया इनाम दूंगा। ध्यान दो, ठीक है। लेकिन इस केस के पहले क्या हुआ था वो चलते हैं। पहले क्या हुआ था कि जैसे ही उसकी नेफ्यू भूल गई तो उसने अपने नौकर गौरी दत्त से बोला कि जाओ ढूंढ के लाओ। ठीक है, गौरी दत्त चल देता है नेफ्यू को ढूंढने के लिए, नेफ्यू ढूंढ के वो लाता है, लाते समय
ध्यान दिलाते समय ये इसको पता नहीं है कि वो मेरी नेफ्यू जो मेरी भतीजी है वो मेरी नौकर को मिल चुकी है। वो क्या बोलता है कि जो लेकर आएगा उसको मैं 500 रुपया दूंगा। जब वो आ जाता है बेटी को लेकर, सब कुछ सही रहता है। 6 महीने बाद नौकर और जो मालिक है उसमें कुछ झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लालमन शुक्ला बोलता है गौरीदत्त को कि अब मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ। 6 महीने बाद गौरीदत्त तो फिर कंप्लेन करता है जाके कोर्ट में कि मैंने इनकी नेफ्यू को पहले ढूंढ के लाया था, 501 का इनाम था, इन्होंने मुझे दिया नहीं। तो कोर्ट क्या बोलता है भैया कि क्योंकि नेफ्यू ढूंढने के जाने से पहले आपको ये 501 वाली बात पता नहीं था तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में कोई भी बात अगर की जाएगी तो कोर्ट में आप कंप्लेन कर नहीं सकते हो। ये आपका ये केस टॉपिक बोलता है। समझ में आ गया होगा होप्स आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका है। नंबर 5 क्या है कि ऑफर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। यानी ऑफर जो करते हो वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ऑर्डर होनी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। अब आप रिक्वेस्ट करोगे, ऑर्डर नहीं, चल जमीन खरीद मेरा, ये ऑर्डर है। इस फॉर्मेट में कोई आप कॉन्टेक्ट नहीं करोगे। आप बोलोगे कैन यू प्लीज, ये जो भी करके, ओके, आप प्लीज करके हमेशा ऑफर में इंटर करोगे, ना कि ऑर्डर, ठीक है। अगले क्या बोलता है आपका हिंदी का प्रस्ताव अनुरोध के रूप में होना चाहिए, आदेश के रूप में होना नहीं चाहिए, ठीक है। आदेश मतलब क्या, यहाँ पे आदेश मतलब ये चिल्लाकर बोलना आदेश नहीं होता है। आदेश मतलब दबाव डालना। हमारे लॉ के बुक में ध्यान देना, आदेश मतलब चिल्ला के बोलना नहीं। आदेश मतलब अगर दबाव डालते हो तो उसको आदेश बोलते हैं। और अनुरोध मतलब प्यार से बोलो, तो ये भी, अगर आप प्यार से बोलते हो बंदूक रखे कि प्लीज आप ये जमीन खरीद लो, तो रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्या है, ये ऑर्डर ही कहलाएगा। जहां दबाव आ गई वहां पे ऑर्डर, और जहां पे आप अपनी सहमति से कोई काम करोगे तो वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। आवाज ऊपर नीचे से मतलब में नहीं है। अब देखते अगला क्या, प्रपोजल मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। यानी सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए। यानी आप इस दृष्टि से प्रस्ताव बनाओ कि सामने वाला बंदा सहमति दे आपको, इस दृष्टि से नहीं कि वो सामने वाला बंदा मना कर दे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या आपका, प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रस्ताव व्यक्त या निहित होना चाहिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ये पढ़ते हैं क्या है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था पहले, शायद याद भी होगा कि एक्सप्रेस मतलब क्या, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में शब्द आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्रेस। और कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहाँ पे शब्द मतलब क्या कि क्या तुम मेरी कलम खरीदोगे, शब्द आ गया। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी होता है जहाँ पे आप शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने हैंड को देके ऑटो रिक्शा को रुकवा दिया, यहाँ पे आपने शब्द का प्रयोग नहीं किया, बट क्योंकि आपने हाथ देकर रुकवा दिया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि आप उस ऑटो रिक्शा का यूज करना चाहते हो। बिना शब्द के प्रयोग किए भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री कर सकते हो, ये आपका कानून बोलता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका है, इन्विटेशन टू मेक प्रपोजल इज नॉट अ प्रपोजल। प्रस्ताव बनाने के लिए आमंत्रित प्रस्ताव नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको डीपली आगे पढ़ने को मिलेगा कि प्रस्ताव अलग होता है और प्रस्ताव के लिए इन्विटेशन देना वो अलग होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप मॉल में जाओगे तो लिखता है कि 599 का आपको टी शर्ट मिलेगा, ये ऑफर नहीं है, ये क्या आपका इन्विटेशन टू ऑफर है। उस सामने वाला बंदा चाहता है कि आप उस ऑफर में आए, ये आपको क्या करता है, इनवाइट करता है। आगे डीपली पढ़ेंगे कि ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, हमें डीपली आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। टॉपिक 9 के देते ध्यान से यहाँ पे कि ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। हिंदी के प्रस्ताव को गैर स्वीकृत की सूचना देने के लिए अनावश्यक बाध्यता नहीं करनी चाहिए। ध्यान यहाँ पे क्या बोला, सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप गैर स्वीकृत करने के लिए, यानी पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार हो चुका है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को गैर स्वीकृत करने के लिए आप अनावश्यक बाध्यता नहीं लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होगा कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। ए ने बी से बोला कि अगर तुम ये मेरी पेंटिंग बनाओगे तो मैं तुमको 500 रुपीज दूंगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो बी है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे 500 रुपये चाहिए, मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। यहाँ पे सब कुछ ऑफर से चल रहा है। बाद में जाके ए का जो मन है वो ऑफर कराने के लिए नहीं है, वो नहीं चाहता है कि मैं ये पेंटिंग बनवाऊं। ध्यान दो, बाद में जाके तो क्या बोलता है कि अभी तुम पेंटिंग बना रहे हो, लेफ्ट हैंड से बनाओ। तो वो ठीक है बोलता है कोई बात नहीं बना लेते हैं। फिर क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड से बनाने के लिए छोड़ो, तुमको 2 मिनट के अंदर बनाओगे तो पैसा मिलेगा। यानी अब क्या चाहते हो, बंदा के सामने वाला बंदा जो ऑफर है उसको जो गैर स्वीकृत कर दे, एक्सेप्ट किया था उसको अनएक्सेप्ट कर दे। ये चीज करने के लिए आप अनावश्यक उसको बाधाएं ला रहे हो, आप अनावश्यक ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और ऐड करते जा रहे हो, तो ये ऑफर आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ये टॉपिक आपको ये बोल रहा है। अब देखिए टॉपिक 10 क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉपिक 10 बोलता है कि एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। यानी प्रस्ताव मात्र इरादे की घोषणा से अलग होना चाहिए। प्रस्ताव जो है वो मात्र इरादे की घोषणा, यानी मात्र इरादे की घोषणा मतलब क्या होता है कि आप एक ऑफर डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ऑफर के लिए बंदे को आप उकसा रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया आपका प्राइस लिस्ट,
मैंने शॉपिंग मॉल में जो भी आपके टी शर्ट्स या जींस के ऊपर लगता है जो प्राइस लिस्ट, वो कोई ऑफर नहीं है, वो क्या आपका इंग्लिश क्या बोलेंगे उसको, मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। अगले क्या आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, विंडो ड्रेसिंग, रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी, यानी ये सब कुछ आपका ऑफर नहीं है, ये बस आपको ऑफर में लाने के लिए कोशिश प्रयास की जाती है, इनको हम ऑफर मानेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी कोई बंदा आप बोल दोगे, आप जो शॉपिंग मॉल वाला बंदा है कि ये आके मेरे टी शर्ट के टैग को ध्यान से घूर रहा था, मतलब ये कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आप कॉन्टेक्ट करो, तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ये बस ऑफर को एंट्री करने के लिए आप अट्रैक्ट करते हो, ये ऑफर या कोई भी प्रपोजल नहीं है। ठीक है, तो होप कि आपको ये टॉपिक जो है ऑफर एंड प्रपोजल समझ में आ गया होगा गाइस। प्लीज, मैंने हमेशा बोला कि एक वीडियो को बनाते समय बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को बस एक काम करने हैं, इस वीडियो को लाइक करना है, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स लॉ के फील्ड में है या लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम देने वाले हैं, लॉ का कोई भी काम है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को उनको शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बेनिफिट उठा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ, उसके लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।